जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एक ही वक्त में दो अलग अलग जिंदगियां जी रहा हो। एक तरफ वो भारत का नागरिक, दूसरी तरफ पाकिस्तान का। एक तरफ वो एक कलाकार है तो दूसरी तरफ एक आर्मी मेजर। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। एक तरफ थे रविंद्र कौशिक, राजस्थान के श्री गंगानगर के एक थिएटर आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ मेजर नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तानी सेना के एक इज्जतदार अफसर। ये दो अलग अलग लोग नहीं थे, ये एक ही इंसान के दो चेहरे थे। वो इंसान जिसे दुनिया द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक इंसान अपने देश के लिए इतना बड़ा हीरो बना और फिर उसी देश ने उसे गुमनामी के अंधेरे में क्यों छोड़ दिया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1971 की जंग के ठीक बाद। भारत जीत चुका था, बांग्लादेश का जन्म हो चुका था और जाहिर है पाकिस्तान बदले की आग में जल रहा था। भारत की जो नई नई खुफिया एजेंसी थी रॉ, वो ये पता लगाने में जुटी थी कि आखिर सरहद पार चल क्या रहा है, खासकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। रॉ को ना एक ऐसे एजेंट की जरूरत थी जो पाकिस्तान में आसानी से घुल मिल सके, एक डीप कवर एजेंट। मतलब कोई ऐसा जो सालों तक एक झूठी पहचान के साथ दुश्मन के बीच रह सके। और उनकी ये तलाश उन्हें ले आई लखनऊ के एक थिएटर में। वहां एक नौजवान कलाकार रविंद्र कौशिक एक भारतीय सैनिक का रोल कर रहे थे। कहानी में दुश्मन उन्हें पकड़ लेता है, टॉर्चर करता है, पर वो देश का एक भी राज नहीं बताते। बस उसी परफॉर्मेंस में रॉ के अफसरों को एक असाधारण टैलेंट दिख गया। नाटक खत्म होने के बाद रविंद्र को अप्रोच किया गया। ऑफर था देश के लिए एक खुफिया मिशन का। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद दिल्ली में उनकी 2 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग शुरू हुई। इस ट्रेनिंग ने रविंद्र कौशिक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और फिर महज 23 साल की उम्र में वो एक नए मिशन पर पाकिस्तान के लिए निकल पड़े। देखिए, ये सिर्फ एक नई पहचान बनाना नहीं था, ये तो रविंद्र कौशिक को पूरी तरह से मिटा देने जैसा था। उन्हें एक नया नाम मिला, नबी अहमद शाकिर। उन्हें वो उर्दू सिखाई गई जो एक आम पाकिस्तानी बोलता है, कुरान पढ़ाई गई और तो और उनका खतना तक करवाया गया। पाकिस्तान का पूरा नक्शा, मतलब लाहौर की गलियों से लेकर कराची के बस रूट तक, सब कुछ उनके दिमाग में इस तरह बिठा दिया गया मानो वो वहीं पले बड़े हों। तब अब रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म हो चुका था। पाकिस्तान की जमीन पर जिसने कदम रखा वो था नबी अहमद शाकिर। और अब उनका असली मिशन शुरू हो रहा था, पाकिस्तानी सिस्टम के बिल्कुल दिल में अपनी जगह बनाना। अपनी पहचान को और पक्का करने के लिए उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। लेकिन उनका असली टारगेट तो पाकिस्तानी सेना थी। और किस्मत देखिए, मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। अपनी जबरदस्त काबिलियत के दम पर उन्होंने पहली ही कोशिश में ये मुश्किल एग्जाम पास कर लिया और पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड अफसर बन गए। और ये कोई मामूली पोस्ट नहीं थी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो सेना का नर्व सेंटर होता है। मतलब फौज कहाँ जा रही है, नए बंकर कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कितनी सैलरी मिल रही है, ये सारी जानकारी उनकी उंगलियों पर थी। सच कहूं तो ये जासूसी के लिए एक सोने की खान थी। और यहीं से शुरू हुआ रविंद्र कौशिक का गोल्डन पीरियड। साल 1979 से 1983 तक वो रॉ को ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां भेज रहे थे जो भारत की सुरक्षा के लिए बेशकीमती थीं। उनकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक और इतनी कीमती होती थीं कि जब वो उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो कहा जाता है कि उन्होंने ही रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। सोचिए, ये उनके काम का कितना बड़ा सम्मान था। आप अंदाजा लगाइए, भारत को उस समय पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हर छोटी बड़ी खबर मिल रही थी। डॉक्टर AQ खान क्या कर रहे हैं, कौन से साइंटिस्ट कहाँ काम कर रहे हैं, ये सब जानकारी द ब्लैक टाइगर भेज रहे थे। उनकी भेजी खुफिया सूचनाओं के आधार पर ही भारतीय सेना ने सीमा पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे कई अचानक होने वाले हमलों को टाला गया और हजारों भारतीय सैनिकों की जानें बची। वो दुश्मन के घर में बैठकर उन्हीं की वर्दी पहनकर भारत की हिफाजत कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। द ब्लैक टाइगर अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हो रहे थे। लेकिन फिर एक गलती हुई, एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये बात है सितंबर 1983 की। रॉ ने रविंद्र तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए एक जूनियर एजेंट को पाकिस्तान भेजा और बस यही फैसला द ब्लैक टाइगर के पतन की वजह बन गया। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीह। वो नया था, अनुभवहीन था और पाकिस्तान पहुंचते ही खुफिया एजेंसी ISI की नजरों में आ गया। उसे पकड़ लिया गया और टॉर्चर के दौरान वो टूट गया।
उसने सब उगल दिया कि वो पाकिस्तान आर्मी में मौजूद एक बहुत बड़े भारतीय जासूस मेजर नबी अहमद से मिलने आया है। पाकिस्तानी अफसरों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने एक जाल बिछाया। इनायत के जरिए ही रविंद्र को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया गया। रविंद्र को इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। और यहीं से रविंद्र कौशिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक चैप्टर शुरू होता है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सियालकोट ले जाया गया, जहां उन पर वो जुल्म हुए जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरे 18 साल, सोचिए, 18 साल तक रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में सड़ने और तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि 2 साल तक तो उन्हें लगातार टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने भारत का कोई राज नहीं खोला। तो अदालत ने पहले तो उन्हें मौत की सजा सुनाई, जो खैर बाद में उम्र कैद में बदल गई। लेकिन सच कहूं तो जेल के जो हालात थे वो मौत से भी बदतर थे। और भारत सरकार, उन्होंने तो आधिकारिक तौर पर रविंद्र कौशिक को पहचानने से ही इनकार कर दिया। देखिए, जासूसी की दुनिया का ये एक बहुत ही कड़वा अनकहा नियम है कि अगर आप पकड़े गए तो आपका अपना देश ही आपको पहचानने से मुकर जाएगा। क्यों? ताकि कोई इंटरनेशनल बवाल ना हो। वो एजेंट जो कल तक देश का हीरो था, आज वो एक अजनबी बन चुका था। उन्होंने जेल से किसी तरह चुपके से अपने परिवार को खत लिखे, और इन्हीं खतों से उनके परिवार को पहली बार पूरी सच्चाई पता चली। अपने एक खत में उन्होंने ये दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? एक और खत में उनका दर्द और भी साफ छलकता है। उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में छूट जाता। ये इस बात की तरफ इशारा था कि कैसे दूसरे देश अपने पकड़े गए एजेंट्स को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आया। और फिर 21 नवंबर 2001 को 49 साल की उम्र में द ब्लैक टाइगर की सांसें मियां वाली जेल की दीवारों के बीच हमेशा के लिए थम गईं। उन्हें जेल के पीछे ही एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। ना कोई सलामी, ना कोई तिरंगा। तो आखिर एक जासूस का सौदा होता क्या है? वादा होता है देश सेवा का, महिमा का, देशभक्ति का। लेकिन पकड़े जाने पर हकीकत क्या होती है? गुमनामी, अकेलापन और अपने ही देश द्वारा भुला दिए जाने का दर्द। रविंद्र कौशिक की कहानी इसी कड़वी सच्चाई की एक मिसाल है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि एक देश के अपने उन हीरोज के प्रति क्या जिम्मेदारी है जो अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, ये जानते हुए भी कि अगर वो पकड़े गए तो शायद उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।